तो क्वेश्चन नंबर 35 में है, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है कि नेसेसरी कंडीशन क्या है। नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो अगर मैथ अच्छे से पढ़े होंगे पता होगा आपको, मैक्सिमा और मिनिमा अगर कंडीशन आपको निकालना है तो उसमें जिसका किसी फंक्शन का मान लीजिए एफ एक्स दिया है 4x² प्लस 3x प्लस 7, तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकलेगा। जैसे आपको ग्राफ के द्वारा मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। जैसे ग्राफ निकला, ग्राफ है तो यहाँ पे जो इसका डेरिवेटिव होगा मतलब स्लोप, तो ये यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स मतलब जिसको इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, और यहाँ पे जो है डी वाई बाई डी एक्स इसको एफ डैश एक्स भी बोलते हैं, यहाँ पे मिनिमा होगा। तो ये इस क्वेश्चन में जो पूछा था नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो उसका क्या होगा, एफ डैश एक्स 0 होना चाहिए। नेसेसरी कंडीशन है, ऐसा होना चाहिए मतलब अगर मैक्सिमम मिनिमा निकालना है किसी इक्वेशन का। तो अब क्वेश्चन नंबर 36 में, क्वेश्चन नंबर 36 बोला है कि साइकोमेट्री डील्स विथ, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें पहला ऑप्शन दिया था टू मेजर एयर वेलोसिटी इन माइंस। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था टू स्टडी थर्मोडायनेमिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर वाटर, एयर एंड वाटर। तीसरा दिया हुआ था टू डिटरमाइन डस्ट कंसंट्रेशन, टू डिटरमाइन डस्ट कंसंट्रेशन। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ था टू मॉनिटर मेथेन इमिशन, टू मॉनिटर मेथेन इमिशन। तो इसका क्या होगा, टू स्टडी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एयर एंड वाटर मिक्सचर। ये जो हेल्प करता है हीट और मॉइस्चर के बैलेंस करने के लिए माइंस में, मीन्स इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हीट एंड मॉइस्चर बैलेंस इन माइंस। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिफाइंड एज। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है रेशियो ऑफ एक्चुअल वेपर प्रेशर
टू सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या समझते हैं? मान लीजिए कोई एक ड्राई एयर है। ड्राई एयर में कितना, क्या बोलते हैं उसको, जो मॉइस्चर है एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कितनी बची हुई है उस एयर में, उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो जैसे इसमें क्या बोला है, रेशियो ऑफ एक्चुअल वेपर प्रेशर, मतलब जो भी हवा, कोई मतलब एकदम ड्राई एयर तो होगा नहीं जो माइनस में हवा हवा जा रही है, कुछ तो उसमें वेपर प्रेजेंट होगा ही होगा। तो उसका जो एक्चुअल वेपर प्रेशर रहेगा, डिवाइड बाई सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। सैचुरेटेड वेपर प्रेशर मतलब वो 100% जो हवा जा रही है एकदम सैचुरेटेड है पानी उसमें। मान लीजिए कि पानी जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता एकदम खत्म हो चुकी है, मतलब पूरी पूरी तरह वो पानी से भरा हुआ है हवा, तो फुली सैचुरेटेड हवा है वो। तो इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब यही होता है। ऑप्शन नंबर 1 से ही मैच कर रहा है, तो आगे मेरे को नहीं बढ़ना है अभी। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में इसमें क्वेश्चन नंबर 38 में दिया बोला है कि माइन है ए जियोथर्मल ग्रेडियंट ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर इफ द सरफेस टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज एक्सपेक्टेड टेम्परेचर एट 1.2 किलोमीटर डेप्थ। मतलब माइंस है, माइंस का जो जियोथर्मल ग्रेडियंट दिया है, जियोथर्मल ग्रेडियंट दिया है 25 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। जियोथर्मल ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम अंडरग्राउंड में जाएंगे, नीचे जाएंगे बिलो ग्राउंड, तो नीचे जैसे ही जाएंगे तो मेरा जो टेम्परेचर रहेगा बढ़ते जाएगा। तो इसका जो जहाँ जिस माइंस में काम हो रहा है वहाँ का जो थर्मल ग्रेडियंट है 25 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। मतलब अगर 1 किलोमीटर नीचे जाते हैं तो जो टेम्परेचर, जो सरफेस का टेम्परेचर रहेगा उससे 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा 1 किलोमीटर पे। तो क्वेश्चन में ये भी बोला है कि वहाँ जहाँ पे मेरे कैलकुलेट करना, वहाँ का जो सरफेस टेम्परेचर है कितना दिया है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो मेरे को निकालना कितने पर का है, मान लीजिए सरफेस हो गया आपका, या इस सरफेस का टेम्परेचर दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। अब मेरे को निकालना कहाँ पे का है, ये मेरा माइनस से मान लीजिए, ये है आपका 1.2 किलोमीटर। मेरे को यहाँ का टेम्परेचर निकालना है, टी टी यू मेरे को निकालना है। तो 1.2 किलोमीटर नीचे कितना टेम्परेचर होगा, तो इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर निकालेंगे 30 प्लस करेंगे जो 25 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर दिया है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर इंटू 1.2 किलोमीटर, तो अपना किलोमीटर कट जाएगा। 25 इंटू 1.2 करेंगे तो 30 आएगा, 30 प्लस 30, तो वहाँ 1.2 किलोमीटर नीचे अगर सरफेस नीचे जाएंगे तो वहाँ पर जो टेम्परेचर होगा 60 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
हेलो, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे 39 पे 39 में क्वेश्चन नंबर में दिया है मेरा वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड। और इसमें मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, दिया है 5 मीटर स्क्वायर। अब मेरे को इसमें क्वांटिटी निकालना है। तो अगर मान लीजिए क्वांटिटी का फार्मूला भी नहीं बन रहा है आपसे, अगर आपको यूनिट क्वांटिटी का याद है, इसका जैसे होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्वांटिटी इक्वल टू होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। तो एरिया दिया है मेरा 5 मीटर स्क्वायर इंटू 4 मीटर पर सेकेंड मेरा वेलोसिटी दिया है। तो आगे 5 इंटू 4 इक्वल 20 आएगा। ए मीटर क्यूब, ए मीटर तो आ जाएगा मीटर स्क्वायर इंटू मीटर आ जाएगा मीटर क्यूब, नीचे पर सेकेंड। तो मेरा आएगा जो क्वांटिटी 20 मीटर मीटर क्यूब पर सेकेंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 में मेरे को ब्लैक डैम का कैलकुलेशन करना है। ब्लैक डैम निकालना है। ब्लैक डैम का मतलब क्या है? ब्लैक डैम ये है मिक्सचर है किसका, एक्सेस N2 प्लस एक्सेस CO2 और एक्सेस, अब इसमें आपका एक्सेस N2 निकलेगा कैसे? इसके लिए मेरे को पहले जो माइनस में माइनस के रिटर्न में जो नाइट्रोजन मिलेगा N2 माइनस थोड़ा सा परसेंटेज ऑफ N2 माइनस माइनस इक्विवेलेंट N2। तो मेरा इक्विवेलेंट N2 निकलेगा कैसे? इक्विवेलेंट N2, इसको निकालने के लिए जो भी मेरा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसका जो कंपोजिशन होता है कितना होता है 79.04% इंटू जो ऑक्सीजन मेरा जो रिटर्न में मिलेगा माइंस से। तो वो मान दिया है क्वेश्चन में 17.5 और जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का जो कंपोजिशन होता है 20.93। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 66.1%। और सेम इसमें N2 का फार्मूला लिखा हूँ तो CO2 का भी सेम होता है। एक्सेस CO2 इक्वल टू परसेंटेज ऑफ CO2 एट माइनस माइनस इक्विवेलेंट N2 इक्विवेलेंट C2। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट C2 निकालने के लिए CO2 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो एटमॉस्फेरिक CO2 होगा 0.03 इंटू ऑक्सीजन का रिटर्न में अपान में जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है इसको लिखेंगे। इसको जब कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 0.025%। तो एक्सेस N2
इक्वल टू जो मेरा माइनस कंडीशन में जो नाइट्रोजन दिया है 77.25, इसको जब इक्विवेलेंट N2 से माइनस करेंगे 66.1 से तो आ जाएगा मेरा 11.15%। और एक्सेस CO2 निकालेंगे तो माइनस में दिया है CO2 का परसेंटेज है 3.4, जब माइनस करेंगे 0.025 से तो आएगा मेरा 3.375। अब दोनों को जोड़ देंगे, ब्लैक डैम इक्वल टू आ जाएगा मेरा 14.5%। तो क्वेश्चन नंबर 41 में बोला है व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेकिंग मोमेंट अबाउट ए पॉइंट इन लैडर प्रॉब्लम। तो इसका एक ही है कंडीशन इसका कि मेरे को जो मोमेंट निकालना रहता है इसको इसलिए निकालते हैं कि जो लैडर है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है कि नहीं। तो यहाँ पे जो मोमेंट होता है अगर इक्विलिब्रियम चेक करते हैं तो वहाँ पे मोमेंट समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी when the body is about to sleep। तो यहाँ पे जो वैल्यू होता है एक्सेलरेशन का वो 0 होता है, क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है यहाँ पे बॉडी यहाँ से स्लिप कर सकता है कब, व्हेन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन अगर का वैल्यू अगर 0 है तो वहाँ पे बॉडी अबाउट टू स्लिप रहेगा कि स्लिप कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फॉर फाइंड
नॉर्मल रिएक्शन फॉर 50 kg block resting on 45-degree inclined plane. इसमें नॉर्मल रिएक्शन पूछा है किसी बॉडी का जो कि रेस्ट किया हुआ है 45 डिग्री इंक्लाइन प्लेन पे। तो मान लीजिए 45 डिग्री हो गया। यहाँ पे एक बॉडी है जिसका वेट कितना है 50 kg। तो मेरे को क्या पूछा है इसका नॉर्मल रिएक्शन। तो मेरा नॉर्मल फोर्स कहाँ से लगता है एकदम 90 डिग्री पे इस बॉडी के। किसी चीज का नॉर्मल फोर्स एकदम 90 डिग्री पे लगेगा किसी बॉडी के। तो मेरा ये 90 डिग्री पे हो गया। तो इसको जब रिजॉल्व करेंगे हम तो यहाँ से एक ब्रेकडाउन होगा, एक एक यहाँ से ब्रेकडाउन होगा। तो इसका एक क्या होगा इसका, ये होगा आपका mg। तो क्या होगा ये mg साइन थीटा, ये होगा ये आपका mg कॉस थीटा। जो ए वैल्यू है यही आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। तो इसको निकालने के लिए क्या होगा, एम दिया है 50 इंटू जी मान लीजिए आप 10 इंटू कॉस 45। इसका क्या होगा आंसर। 45 cos इंटू 500। इसका जो आंसर होगा 353.55। अब क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला है कि एक लेडर है जो इसका वेट 200 न्यूटन है और रेस्टिंग एट 60 डिग्री अगेंस्ट ए वॉल with mu equal to 0.3 at base, find frictional force at base। तो मान लीजिए मेरा ये दीवार है, ये मेरा सरफेस है, ये मेरा लेडर है जो कि 60 डिग्री पे इंक्लाइन है इस वॉल के। ये अपना वॉल हो गया। तो मेरे को इसमें क्या पूछा है, फ्रिक्शनल फोर्स एट बेस। और जो मेरा म्यू दिया हुआ है यहाँ पे बेस पे, ये अपना बेस है। बेस का जो म्यू दिया है 0.3। सेम अप्रोच इसमें भी अपना सकते हैं आप, जैसे मैं यहाँ पे किया था। तो इसका जो
वेट दिया है, एकदम सेंटर से वेट लगेगा, दिया है 200 न्यूटन। इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एम जी कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा एम जी साइन थीटा, और जो रिएक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन रिएक्शन फोर्स, ये इसके परपेंडिकुलर लगेगा। इसका इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ए डायरेक्शन। ये क्या होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा। यह है आपका नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शनल फोर्स। तो मेरा यहाँ म्यू दिया है 0.3, एम एम जी दिया है, एम जी मतलब क्या होता है, वेट। देखिए मास केजी में होता है, तो वेट होता है आपका न्यूटन में। तो यहाँ से अब पहले से न्यूटन में दे दिया है, तो एम जी 200 दिया है इंटू कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 1/2 इंटू 200, 100 इंटू 0.3, 30 न्यूटन। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है z इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। अब इसमें निकालना क्या है, फाइंड डेल जेड अपॉन डेल एक्स एट 1, 2। ये जो डेल्टा दिख रहा है, मतलब इसका मेरे क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव। मतलब इसमें x के रिस्पेक्ट में निकालना है। अगर x के रिस्पेक्ट में बोला है, रिस्पेक्ट बोला है, तो y क्या होगा, कांस्टेंट, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर x के रिस्पेक्ट में बोला है तो y कांस्टेंट होगा, और y के रिस्पेक्ट अगर यहाँ बोलता तो यह हमारा x कांस्टेंट होता। तो मेरे को डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालना है। तो इसमें क्या होगा, ये जो y वाला टर्म होगा एक कांस्टेंट होगा। अगर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम जा रही है, इसको यहाँ पे दोनों वेरिएबल समझ में आ रहा है, तो इसको आप a मान सकते हैं, फिर आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो क्या इसमें मैं y को पहले काउंट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। तो मान लीजिए जैसे आप होता है एफ डैश एक्स निकालने के लिए क्या होता है, एन एक्स n-1। तो हमारा यहाँ n क्या दिया है, 2 दिया है, और x n-1, n 2 दिया है, -1 करेंगे तो 1 आएगा, 2x प्लस वाई क्यूब। वाई अपना कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2xy। चलिए फिर 47 नंबर। 47 में जेड दिया हुआ है आपका, जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
अरे सॉरी, अभी मेरे को वैल्यू निकालना है 1 और 2 पे इसका। तो इसका जो वैल्यू होगा 2 गुणे x इक्वल टू 1 दिया है और y इक्वल टू 2 दिया है, तो इसका जो वैल्यू होगा 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 47, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन पूछा है जेड स्क्वायर जेड बाई जेड एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू पूछा है मेरे को। तो मैं पहले ही बताया, अगर वाई एक्स के रिस्पेक्ट में पूछेगा, जो ए वाला टर्म मेरा जो हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसका होगा 2x प्लस 0। फिर मेरे को डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर पूछा है, तो डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, इसका 2। वही मेरा आंसर हुआ इसका। ओके, फॉर्मूला थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 48 में बोला है जेड इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। मेरे कंप्यूट क्या करना है, कंप्यूट डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, जो कि इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले एक बार x का निकाल देंगे, एक बार y का निकाल देंगे। जब x का निकालेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे, जब y का निकालेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे। तो क्या डेल जेड बाई डेल एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो अपना जो y वाला टर्म रहेगा उसको कांस्टेंट मानेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 3x 3x स्क्वायर, यहाँ पे y को कांस्टेंट माना है तो y स्क्वायर आ गया। फिर मेरे को निकालना है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब एक्स के रिस्पेक्ट निकाल चुके हैं, अब वाई के रिस्पेक्ट में निकाल देंगे। तो एक बार निकाले हैं तो वहाँ कुछ पावर नहीं लगा, दूसरी बार निकालेंगे तो स्क्वायर हो गया डेल स्क्वायर जेड। अब हम निकाल रहे हैं वाई के रिस्पेक्ट में। वाई के रिस्पेक्ट में निकालना है तो यहाँ पे जो एक्स वाला टर्म रहेगा एक कांस्टेंट बन जाएगा। तो मेरा एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट छोड़ते हैं और इसका जब निकालते हैं डिफरेंशिएशन जब करेंगे, तो एन वाला टर्म मतलब 2 गुणे 3, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे y आ जाएगा। तो 6 स्क्वायर वाई। यहाँ पे एफ डेल एफ डेस एक्स इक्वल टू लिख लीजिएगा एन एक्स एन माइनस 1। ये बेसिक सा फॉर्मूला है, याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है एफ एक्स कमा वाई इक्वल टू एल एन एक्स वाई। तो इसमें मेरे को कंप्यूट क्या करना है, डेल एफ बाई डेल वाई एट 1 कामा ई। तो इसमें सेम वही का है, बस यहाँ पे एक्स वाई लिख दिया है, एक्स और वाई। मतलब यहाँ ये भी पार्शियल है, अगर 2 फंक्शन दिया है
दो इंडिपेंडेंट फंक्शन दिया है, मतलब वो पार्शियल पार्शियल डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे डेल एफ बाई डेल वाई निकालते हैं। तो इसका जब करेंगे ln, इसे ln x दिया है, इसका क्या होता है 1/x। तो यहाँ पे ln xy दिया है, तो क्या होगा 1/xy। अब मेरे को y का रिस्पेक्ट में निकालना है, तो यहाँ पे जो ऊपर जाएगा a वाला टर्म होता है मल्टीप्लाई ना, जैसे ln x स्क्वायर मान लीजिए दिया है, तो क्या होगा 1/x स्क्वायर। फिर जो a वाला नीचे वाला टर्म रहेगा इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन होगा, तो क्या होगा 2x। सेम इसी तरह इसका भी ऊपर ऊपर में होगा डेरिवेशन। तो y के रिस्पेक्ट में बोला है, तो मेरा जो a वाला टर्म रहेगा x वाला एक कांस्टेंट हो जाएगा, तो x का मल्टीप्लाई होगा, y का जब डेरिवेशन निकालेंगे तो 1 होगा इंटू 1। तो क्या होगा x से x कट जाएगा, तो 1/y। यहाँ पे y की जगह क्या रखना है, e रखना है, 1/e। इसको बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे आप 1/e लिखें या e की पावर में -1 लिखें, इससे मतलब है। तो जो अभी तक हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 50 में सेम वही पूछ दिया है कि why do we use partial derivative। इसका कब यूज करते हैं, when the function have two or more independent variable। तो हम यूज करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 51, उसमें बोला है each of the following test is conducted first to detect presence of CH4 using फ्लैम सेफ्टी लैम्प या फेसर, इसको साथ में बोल सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया है एक्यूमुलेशन टेस्ट, दूसरा दिया है कंबशन टेस्ट, तीसरा दिया है 35 ml। ये कैसा ऑप्शन है भाई। फोर्थ नंबर दिया है परसेंटेज टेस्ट। तो फ्लैम सेफ्टी लैम्प का यूज CH4 का कितना प्रेजेंस है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसमें से दो फ्लैम सेफ्टी लैम्प का यूज इन दोनों में होता है, परसेंटेज टेस्ट और एक्यूमुलेशन टेस्ट, CH4 निकालने के लिए। लेकिन जो मान लीजिए ये अपना कोई पैनल चल रहा है,
और मान लीजिए बंद पड़ा हुआ है, ओल्ड वर्किंग मान लीजिए है, तो इसको आपको दोबारा मान लीजिए चालू कराना है, तो पहले इसमें चेक करेंगे कौन कौन सी गैसेस हैं। मान लीजिए आपको पर से मेथेन का टेस्ट करना है, तो पहले उसका जो उसमें फ्लेम सेट फ्लेम लेके जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम एक्यूमुलेशन टेस्ट करेंगे। एक्यूमुलेशन टेस्ट जो होता है एकदम नॉर्मल फ्लेम पे होता है। तो नॉर्मल फ्लेम पे अगर मान लीजिए एक्यूमुलेशन टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट परसेंटेज टेस्ट करने चले गए, तो आपको जैसे एक्यूमुलेशन टेस्ट में क्या क्या है कि अगर सी एच का 4 का जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है, थोड़ा अगर थोड़ा सा भी बढ़े तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ यहाँ पे मीथेन ज़्यादा है, परसेंटेज टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मान लीजिए एक्यूमुलेशन टेस्ट में आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर आप परसेंटेज टेस्ट करेंगे कि एक्यूमुलेशन टेस्ट में मेरे को नहीं मिला है, मतलब यहाँ पे जो मीथेन का परसेंटेज है बहुत ही कम है। तो वहाँ पे आप परसेंटेज टेस्ट कर सकते हैं, कुछ अंदर तक घुस सकते हैं किसी ओल्ड वर्किंग में मान लीजिए। तो परसेंटेज टेस्ट करने के लिए उसका जो एकदम परसेंटेज का फ्लेम बनाते हैं, उसको उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको बनाने के लिए। तो इसीलिए सबसे पहले एक्यूमुलेशन टेस्ट करेंगे एकदम नॉर्मल फ्लेम पे। अगर एक्यूमुलेशन टेस्ट में आपका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसके बाद ही हम परसेंटेज टेस्ट करेंगे। तो सबसे तो यहाँ पर बोला है विच आर द फॉलोइंग टेस्ट इज कंडक्टेड फर्स्ट टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ CH4 यूजिंग फ्लैश एम्पलीफायर। तो इसका जो आंसर होगा एक्यूमुलेशन टेस्ट। सबसे पहले एक्यूमुलेशन टेस्ट करेंगे नॉर्मल फ्लेम पे। अगर एक्यूमुलेशन टेस्ट में कोई रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, रिजल्ट होने का मतलब जो फ्लैप सेंटिलम का जो फ्लेम रहेगा उसमें कुछ मतलब न उसका साइज अगर घट बढ़ रहा है, मतलब वहाँ पे CH4 का परसेंटेज है, उसकी वजह से ही उसका जो फ्लेम का जो साइज है वो घट बढ़ रहा है। तो इसी से मुझे पता चल जाएगा कि वहाँ पे CH4 का जो प्रेजेंस है, CH4 का प्रेजेंस है, यहीं से मेरे को डिटेक्ट हो गया। तो वहाँ पे हम परसेंटेज टेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले टेस्ट आफ्टर द परसेंट। हाई मेटल माइन है हायर जियोथर्मल जियोथर्मल ग्रेडियंट। तो इसमें तो आप सभी को पता होगा जो मेटल होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो इसीलिए इसका जो है आंसर होगा हाई थर्मल
क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है? ये मशीन है ये मशीन कंज्यूम 200 watt of power and 60% of energy is dissipated as heat. Power of and 60% of energy is dissipated as heat. तो पूछा है हाउ मच heat is generated. How much heat is generated in atmosphere? तो क्या है 200 वाट जनरेट कर रहा है, इसका 60% एनर्जी क्या कर रहा है? डिसिपेटेड कर दे रहा है हीट बना के। तो इसका 60% क्या होगा? 120। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोला है? फिफ्टी फोर में मेरे को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट 30 डिग्री सेल्सियस using the formula is saturated 0.6105 into E 17.27 into T डिवाइड में 237.3 प्लस T। क्वेश्चन नंबर 54।
तो इसका क्या होगा, ई सैचुरेटेड 0.6105 इंटू ई 17.27 इंटू टी दिया है 30 डिवाइड में 237.3 प्लस 30। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 4.24 किलो पास्कल। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया हुआ है आपका जियोथर्मल ग्रेडियंट, जियोथर्मल ग्रेडियंट इसका दिया है कितना, 1 डिग्री सेल्सियस पर 38 मीटर। मतलब 1 मीटर नीचे 38 मीटर नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, 1 डिग्री सेल्सियस। तो पूछा व्हाट विल बी द टेम्परेचर इंक्रीज एट 380 मीटर डेप्थ बिलो द सरफेस। तो मेरे को पूछा है टेम्परेचर एट 380 मीटर डेप्थ, तो 38 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस, तो 380 मीटर पे कितना होगा, 380 मीटर पे 380 भागे 38 कर देंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब 38 मीटर पे 1 डिग्री बढ़ रहा है तो 380 मीटर अगर नीचे चले गए तो मतलब 10 टाइम्स जो भी टेम्परेचर बढ़ रहा है वो बढ़ जाएगा। तो 1 डिग्री सेल्सियस था तो 10 टाइम बढ़ेगा तो 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 56 थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 56 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर। डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर। इसका क्या है, इसका तो बेसिक बेसिक से ही समझ जाएंगे, जो नहीं पढ़ा रहेगा वो भी समझ जाएगा। जो मेरे को जो स्ट्रेस मिलता है वो कैसे मिलता है, इंटरनली। कोई नहीं बोलता है मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। तो स्ट्रेस जो होता है इंटरनली होता है। अगर किसी चीज को प्रेस कर रहे हैं वो तो एक्सटर्नली कर रहे हैं। दोनों दोनों का यूनिट होता है पास्कल ही होता है, लेकिन जो इसका बेसिक डिफरेंस है, जो स्ट्रेस होता है इंटरनली होता है और जो प्रेशर लगता है इंटरनली लगता है, एक्सटर्नली लगता है। तो इसका जो बेसिक डिफरेंस है, जो स्ट्रेस है इंटरनल और प्रेशर जो है एक्सटर्नल। तो इसमें जो ऑप्शन दिया था स्ट्रेस एंड प्रेशर आर सेम, स्ट्रेस एक इंटरनली, प्रेशर एक एक्सटर्नली, प्रेशर इज क्यूज्ड बाय स्ट्रेस। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो सी बी है, स्ट्रेस एक इंटरनली, प्रेशर एक एक्सटर्नली, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये तो एकदम बेसिक था, इसको तो सोच के बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 57
क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 ने पूछा है व्हाट इज यंग मॉडुलस। व्हाट इज यंग मॉडुलस। इसको यंग मॉडुलस को क्या बोलते हैं? यंग मॉडुलस। इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। इसको आप पढ़े होंगे हुक्स लॉ में। जो स्ट्रेस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो क्या आ जाएगा? इसको जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो स्ट्रेस इसके जगह पे यंग मॉडुलस लगता है। तो यंग मॉडुलस क्या हुआ? ये आपका स्ट्रेन हो गया, ये आपका स्ट्रेस हो गया, ये आपका यंग मॉडुलस हो गया। या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल सकते हैं इसको। तो केस क्या हो जाएगा? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो यंग मॉडुलस का ये फार्मूला हो गया। क्वेश्चन में दिया था रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, रेशियो ऑफ स्ट्रेन टू स्ट्रेस, मेजर ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ऑप्शन नंबर 4 में दिया था नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर होगा रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो गया यंग मॉडुलस। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला है ए फोर्स ऑफ 1000 Newton is applied to a rod of cross-sectional area 0.01 meter square. Find stress. तो मेरा क्वेश्चन में दिया है फोर्स, फोर्स दिया आपका 1000 Newton का, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो दिया है आपका 0.01 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन मान लीजिए नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूँ क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, कैसे कैसे दे सकता है। अगर मान लीजिए आपको कोई भी क्वेश्चन मिल रहा है, वहाँ पे आपको फोर्स दिया है 1000 Newton का, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 0.01 मीटर स्क्वायर का, तो इसमें आपको स्ट्रेस निकालने के लिए बोला है। स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस क्या होता है? इसका जो यूनिट होता है पास्कल होता है, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर फार्मूला याद नहीं है फिर भी आप निकाल सकते हैं कि न्यूटन ऊपर रहेगा, मीटर स्क्वायर नीचे रहेगा, तो क्या होगा स्ट्रेस का फार्मूला इसी से बना सकते हैं अगर यूनिट बन रहा है तो। फोर्स बाय एरिया। इसलिए अगर गेट की तैयारी कर रहे हैं तो हर चीज़ का एसआई यूनिट अच्छे से बनना चाहिए। फोर्स आपका 1000 Newton दिया है और एरिया दिया है 0.01 मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या होगा? नीचे दो जीरो है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका स्ट्रेस हो गया। ये तो एकदम आसान था, यूनिट्स कुछ करना ही नहीं था इसमें।
क्या मैसेज आ रहा है? सब बच्चे टीचर में परेशान हैं, पढ़ने के लिए कोई नहीं पढ़ेगा। क्लास में सिर्फ अटेंडेंस, पढ़ना किसी को नहीं है, टी शर्ट चाहिए, टी शर्ट से गेट निकल जाएगा सभी का। टी शर्ट वो एक भी क्लास नहीं अटेंड करना। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला है ए मेटल रॉड, लिख देता हूँ, ए मेटल रॉड elongated by 2 mm under a load, under a load। ओरिजिनल लेंथ जो दिया है इसका, ओरिजिनल लेंथ कितना है? 1 मीटर का। स्ट्रेन मेरे को इसमें निकालना है। स्ट्रेन होता है आपका चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। ये सब फॉर्मूला एकदम नोट डाउन करके रखना। तो चेंज कितना हुआ है लेंथ में? लोड अप्लाई करने पर 2 mm का हुआ है, और ओरिजिनल लेंथ कितना दिया है? 1 मीटर। तो मेरे को जो इसका स्ट्रेन का यूनिट होता है, यूनिट लेस होता है, तो क्या बोल सकते हैं? 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm, तो 2/1000 कितना हो जाएगा? 0.002 इसका स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 60। बोला है इफ यंग मॉडुलस इक्वल टू 200 GPa and strain equal to 0.001, स्ट्रेस निकालना है। मैं तो पहले बता चुका हूँ कि मान लीजिए, फिर करवा देता हूँ। बाई हुक्स लॉ, स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए यंग मॉडुलस का यहाँ पे एंट्री होगा, तो यहाँ ये आपका ये फॉर्मूला बनेगा। तो मेरे को यहाँ पे स्ट्रेस निकालना है। यहाँ पे यंग मॉडुलस दिया है 200 जीपीए। जीपीए का मतलब क्या है? थोड़ा सा जीपीए को मैं लिखता हूँ 10⁹ पास्कल इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना दिया है? 0.001। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 200 इंटू 10⁶ इंटू 10⁻³ इंटू 0.001। तो ये वाला
और ये है अपना कट जाएगा, इसको लिख सकते हैं ना, 10 की पावर -3 इसको लिख सकते हैं, तो -3 + 3 वाला टर्म कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, मिटा देता हूँ। इसको 10⁻6 मतलब MPa मेगा में आ जाएगा, तो 200 MPa मेगा पास्कल। क्वेश्चन नंबर 61 बोला, Graham's in a Graham's apparatus, 5 ml of iodine is detected. What is the volume of CO present in the air sample? What is the volume of CO in air sample? तो इसके लिए आपको ये चीज पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, 1 ml अगर आयोडीन प्रेजेंट है, 1 ml ऑफ आयोडीन, इसका मतलब 5 ml ऑफ CO। को दूसरा कलम लिखते हैं इसको हम, वन ml ऑफ आयोडीन इक्वल टू 5 ml ऑफ CO। इसको जिसमें 5 ml दिया है आपका अपना आयोडीन, तो क्या होगा, 5 ml इंटू 5, 25 ml, ये होगा आपका CO। इसमें ये चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर 1 ml आपका आयोडीन मिल रहा है, तो मतलब 5 ml आपका वहाँ पे CO होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या पूछा है, in a
Sheldon apparatus after passing air through caustic soda, इसको क्या बोलते हैं? NaOH, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, caustic सोडा को। The volume reduces from 100 ml to 92 ml. Calculate the percentage of CO2. Calculate the percentage of CO2 in the air sample. In the air sample. वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम रिडक्शन कितना होगा? वॉल्यूम रिडक्शन परसेंटेज में कितना होगा? पहले था 100 ml, घट के कितना हो गया? 92 ml। तो कितना? इसमें कितना कम हुआ? 8 ml। अब तो परसेंटेज में निकालना है तो क्या होगा? इसका मार्जिन में फॉर्मूला थोड़ा लिखता हूँ। इनिशियल माइनस फाइनल बाई इनिशियल। तो इनिशियल कितना दिया है? 100 ml। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे यहाँ पे, इंटू 100, ये आपका कट जाएगा, तो इसका क्या होगा? 8%। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 63, दूसरा कलर लेते हैं, ठीक है। 63, if an infrared एनालाइजर क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब 15 यूनिट ऑफ infrared radiation out of 100 unit send, and each CO molecule absorb 1 unit.
Find the percentage of CO molecule. Find the percentage of CO molecule in the sample. तो इसका सॉल्यूशन मान लीजिए इसका क्या है जो मान लीजिए 100 यूनिट हम पास कर रहे हैं तो उसमें जो 15 यूनिट है वो एब्जॉर्ब किया हो जा रहा है। तो इसका जो क्या पूछा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ सीओ मॉलिक्यूल इन द सैंपल। मतलब किसी सैंपल से 100 यूनिट अगर हम इंफ्रारेड एनालाइजर गुजार रहे हैं तो उसमें से 15 यूनिट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो उस सैंपल में सीओ का मॉलिक्यूल कितना परसेंट है। तो इसमें बोला है कि 15 यूनिट एब्जॉर्ब हो रहा है टोटल में से 100 में से। इसका परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे तो 15% इसका आंसर हो जाएगा। ये तो सब एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64 में सेम पूछा है वही। सिक्सटी फोर में क्या पूछा है, इन हेल्डन apparatus balloon after CH4 oxidation reduced from 92 ml to 86 ml. What is percentage of CO CH4 in the sample? इनिशियल कितना दिया था 92 ml, अब फाइनल कितना दिया है 86 ml। तो इसका बोला है परसेंटेज रिडक्शन, कुछ भी बोल सकते हैं। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ CH4 इन द सैंपल। CH4 का कंसंट्रेशन है तो परसेंटेज ऑफ CH4 इन द सैंपल कितना होगा 92 ml माइनस 86 ml बाई 92 ml। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका क्या होगा, ठीक कैलकुलेट करते हैं। नाइन्टी टू माइनस 86 डिवाइड बाई 92 into 100 6.52%। इसका आंसर होगा 6.52%। और लास्ट क्वेश्चन है 65। ये सब क्वेश्चन MMT1 का है। अगर टेस्ट दिए होंगे, अगर कोई डाउट हुआ होगा तो शायद क्लियर हो जाए इससे सब। क्या क्वेश्चन नंबर 65 में इन ए CH4 डिटेक्शन सेटअप टेन यूनिट of infrared radiation are absorbed by CH4 and the instrument sensitivity is 1 unit per 0.5% of CH4 and the
instrument sensitivity is 1 unit per 0.5 percentage of CH4. What is the CH4 percentage concentration? पूछा क्या है? What is the CH4 percentage concentration? तो यहाँ पे बोला है वह, तो इसका सेंसिटिविटी क्या है? 1 यूनिट पर 0.5% ऑफ CH4। तो इसमें से 10 यूनिट एब्जॉर्ब किया है, क्या है 10 यूनिट एब्जॉर्ब किया है, तो 1 यूनिट क्या होता है? 0.5 परसेंटेज ऑफ CH4 के बराबर होता है। तो 10 यूनिट क्या होगा? 10 इंटू 0.5 इक्वल टू 5% ऑफ CH4। ये तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था एकदम। ठीक है, जो भी मैं डिस्कस किया हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो तो पूछ सकते हैं आप। और MMT1 में जो 65 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, मैं उस सभी क्वेश्चन का क्या डिस्कशन कर चुका हूँ। जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं अभी। अगर डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू। कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, गुड नाइट। लास्ट रिपीट कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक CH4 डिटेक्शन का सेटअप तैयार किया गया है, जिसमें कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन 10 जो 10 यूनिट है इंफ्रारेड रेडिएशन का, वो CH4 के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो मेरे को जो इंस्ट्रूमेंट का सेंसिटिविटी दिया है, वो बोला गया कि अगर 1 यूनिट एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब 0.5% ऑफ CH4 वहाँ पे 0.5% ऑफ CH4 के बराबर है। अगर एक यूनिट आपका जो इंफ्रारेड रेडिएशन है एब्जॉर्ब हो रहा है, अगर 1% इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब 0.5% ऑफ CH4 वहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 10 यूनिट इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ? 10 1 यूनिट का मतलब 0.5% है, तो 10 यूनिट का क्या होगा? 10 इंटू 0.5 इक्वल टू 5%। ये तो क्लियर समझ में आ रहा है यार, क्यों था सर? थोड़ा सा गलत लिखा हूँ क्या? सॉरी। 1 यूनिट इक्वल टू 0.5% ऑफ CH4। तो 10 यूनिट के लिए बोला है, तो 10 इंटू 0.5 इक्वल टू 5%। ये तो एकदम इजी था भाई। क्लियर हो गया जय? चलिए, गुड नाइट, थैंक यू।